निकट भविष्य में विनाशकारी परमाणु युद्धों के कारण पृथ्वी खंडहर हो गई है, जिससे ग्रह पर जीवन लगभग असंभव हो गया है। जीवित रहने की बेताब कोशिश में उपनिवेशवादियों के एक समूह को भविष्य की बस्तियों के लिए आधार स्थापित करने के लिए चंद्रमा पर भेजा जाता है। हालांकि उपनिवेशीकरण के प्रयास निरर्थक साबित हुए और बसने वालों के पास चंद्रमा पर संसाधन खनन में संलग्न होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। संपन्न ग्रह ओमेगा की 75 साल की यात्रा शुरू करने का अवसर अर्जित करने से पहले खनिकों को 2 दशकों का श्रम सहना पड़ता है। चंद्रमा के प्रारंभिक उपनिवेशन के बाद से 50 साल बीत चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी का उदय हुआ है जो खनन आधार के अंदर अपने सीमित जीवन से थके हुए हैं, एक नीरस दिनचर्या में फंस गए हैं। वर्ष अब 2257 है और एक रहस्यमय वस्तु के बारे में अफवाहें फैल रही हैं जो चंद्रमा से टकरा गई, जिससे एक गड्ढा बन गया जो सभी के लिए वर्जित है। इस पृष्ठभूमि के बीच साहसी बच्चों का एक समूह रोवर चोरी करने और खनन बेस से भागने की साहसी योजना के साथ हैंग के पास इकट्ठा होता है। जैसे ही वे गुप्त रूप से अपनी भागने की योजना पर चर्चा करते हैं, वे आने वाले वयस्कों से छिपते हैं और अपने अगले कदम के बारे में बहस करते हैं। डायलन ने रोवर का निरीक्षण करते समय गलती से उसका अलार्म सक्रिय कर दिया, जिससे समूह के बीच तनाव फैल गया। इस हंगामे के दौरान कालेब ने एक छोटा कैप्सूल पकड़ लिया जिसमें उसकी यादें थीं कि वो चंद्रमा पर कैसे पहुंचा। कालेब के पिता माइकल का निधन हो गया और 7 साल पहले उसकी मां के निधन के बाद से उसके परिवार में कोई जीवित सदस्य नहीं है। वह ओमेगा के लिए बाध्य है, जहां उसे एक नए परिवार द्वारा अपनाया जाएगा। क्रायोस्लीप उसके बचपन को सुरक्षित रखेगा, लेकिन कालेब अपने दोस्तों, जो उसका सरोगेट परिवार हैं, को पीछे छोड़ने के लिए अनिच्छुक है। कालेब की दलीलों के बावजूद उसे बताया गया है कि उल्कापात के बाद वो 3 दिनों में चला जाएगा। उसके पिता माइकल की यादें, जो उसे ऊंचाई के डर पर विजय पाना और सितारों को निहारना सिखाती थी, फिर से उभर आती हैं। माइकल ने आत्मा में परिवार की उपस्थिति पर जोर दिया और कालेब से एक रहस्यमय क्रेटर का पता लगाने की कामना की। कालेब दोस्त डायलन, बोर्नी और मार्कस के साथ पुरानी यादों से भरे विशेष स्थान पर लौटता है। वे अपने पिता की इच्छा को पूरा करने की कालेब की इच्छा को समझते हैं और डायलन एक अंतिम साहसिक कार्य का सुझाव देता है, निषिद्ध क्रेटर का पता लगाने के लिए चुपचाप बाहर निकलना, उन्हें जीवन बदलने वाली यात्रा पर ले जाना। युवा साहसी लोगों के समूह ने चंद्रमा पर नीरस खनन जीवन से दूर एक साहसी यात्रा पर अपना लक्ष्य रखा। भागने के लिए उत्सुक, वे अपनी आगामी यात्रा के लिए आवश्यक उपकरणों के संग्रह को चुराना शुरू करते हैं। उनकी तैयारियों के बीच कालेब के पास अप्रत्याशित रूप से एक अधिकारी आता है जो उसके दिवंगत पिता माइकल की राख से भरा एक छोटा कैप्सूल देता है। ये बहुमूल्य स्मृति चिन्ह कालेब को उसके पिता की बुद्धिमत्ता की याद दिलाता है और उसके संकल्प को गहरा करता है। दोपहर के भोजन के दौरान लड़कों को एक महत्वपूर्ण एहसास होता है, उन्हें भागने की सुविधा के लिए बेस पासकोड की आवश्यकता होती है। इस दुविधा को ध्यान में रखते हुए डायलन ने बेस की एक नई लड़की एडिसन से संपर्क करने की योजना बनाई, जिसने अपनी अनूठी पृष्ठभूमि के कारण दोस्त बनाने के लिए संघर्ष किया है। उसके पिता विज्ञान टीम के सदस्य हैं, जो उसे प्रतिष्ठित कोड तक पहुंच प्रदान करते हैं। एडिसन के प्रति डायलन का प्रारंभिक दृष्टिकोण अनाड़ी है, जिससे उसे संदेह पैदा होता है। वह एनकाउंटर से हट जाती है, जिससे डायलन को उसका पता लगाने और अपने असली इरादों को कबूल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। एडिसन रोमांच के आकर्षण और लड़कों द्वारा साझा की गई घनिष्ठ मित्रता से आकर्षित है। अपने अलगाव से बचने की उसकी उत्सुकता उसे एक शर्त के तहत कोड प्राप्त करने में सहायता करने के लिए सहमत होने के लिए प्रेरित करती है। उसे उनके पलायन में शामिल होना होगा। एक नया गठबंधन बनता है क्योंकि वे चंद्रमा की कैद से परे जीवन के लिए साझा लालसा को पहचानते हैं। वर्तमान में लौटते हुए कालेब ने लॉकडाउन शुरू होने से ठीक पहले अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। बच्चे रोवर तक पहुंचते हैं और इसके संचालन से परिचित होने के कारण डायलन ने वाहन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। एडिसन पृथ्वी की परंपरा के प्रतीक के रूप में रोवर के नियंत्रण कक्ष को एक छोटे बॉबलहेड अंतरिक्ष यात्री के साथ सजाते समय सुरक्षित किए गए कोड दर्ज करने का कार्य करती है। कालेब अपने पिता के अंतिम शब्दों पर विचार करता है जब वे एक लंबे गलियारे में प्रवेश करते हैं और अंत में चंद्रमा की सतह पर उभर आते हैं। वे चंद्रमा की उजाड़ सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर चंद्रमा की सतह पर कदम रखते हैं और एक विशाल प्राचीन संरचना का सामना करते हैं, जो मानवता के पहले असफल चंद्र उपनिवेश प्रयासों का एक प्रमाण है। छुपी सच्चाई से अनजान एडिसन पृथ्वी पर लौटने से पहले चंद्रमा पर केवल 20 वर्षों के महत्व पर सवाल उठाता है। कालेब ने एडिसन को वास्तविक स्थिति के बारे में बताया, बेस के छिपे हुए जाल का खुलासा किया
कोई भी गलत कदम जैसे देरी से रिटर्न या बीमारी उनके अनुबंध को अनिश्चित काल तक बढ़ा देगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अपने 20 वर्ष पूरे करने से पहले मर जाता है तो उसके परिवार के सदस्यों को उनके अनुबंध के शेष वर्षों को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। एडिसन अपने दोस्तों के सामने आने वाली कठिनाइयों को महसूस करते हुए माफी मांगती है और पृथ्वी की सुंदरता की मनमोहक कहानियां साझा करती है। हरे भरे पेड़, असीम नीला आसमान और विशाल महासागर। जैसे ही वे चंद्रमा पर यात्रा करते हैं, एडिसन की कहानियां उस सुदूर पृथ्वी की झलक दिखाती हैं जिसके लिए वे तरसते हैं। अपनी चंद्र यात्रा शुरू करने के बाद समूह एक विराम लेता है, रोवर को पार्क करता है और अपने अंतरिक्ष सूट पहनता है। अधिक विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि से आने वाली एडिसन उच्च गुणवत्ता वाला सूट पहनती है जो अपनी शानदार उपस्थिति से लड़कों को आश्चर्यचकित कर देती है। कम चंद्र गुरुत्वाकर्षण से उत्साहित होकर वे लगभग चंचल हल्केपन का अनुभव करते हुए असाधारण रूप से ऊंची छलांग लगाने की स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। चंद्रमा की सतह से पृथ्वी को देखते हुए वे इसके चमकीले गहरे नीले रंग से प्रभावित हो जाते हैं। एडिसन पृथ्वी की दृष्टि से प्रेरित होकर लड़कों को बेसबॉल की अवधारणा से परिचित कराने का निर्णय लेता है, भले ही पत्थरों और छड़ियों जैसे तात्कालिक उपकरणों के साथ। प्रयोग में शुरुआती रुकावट तब आती है जब चंद्रमा के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण गेंद बहुत दूर तक चली जाती है। नियमों को समझने में असमर्थता और अलग थलग महसूस करने से निराश होकर एडिसन अपने ग्रह के प्रति उदासीनता की लहर में फंसकर दूर चली गई। वह सुदूर पृथ्वी तक पहुंचती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जैसे ही एडिसन अपनी हानि और लालसा की भावनाओं पर विचार करती है, उसके पीछे एक दिलचस्प आवाज सुनाई देती है। लड़कों ने ऑक्सीजन टैंक का उपयोग करके रॉकेट जंप को सुधार लिया है। रोवर को एक बंधन से सुरक्षित करके वे बारी बारी से गुरुत्वाकर्षण और ऑक्सीजन निष्कासन से प्रेरित होकर चंद्र आकाश में छलांग लगाते हैं। शुरुआत में सुरक्षा और ऑक्सीजन की बर्बादी को लेकर सतर्क डायलन द्वारा चुनौती दिए जाने पर एडिसन साथियों के दबाव में आ गया। वे अंतरिक्ष में उड़ने का आनंद लेते हैं, लेकिन आपदा तब आती है जब बोनी का तार टूट जाता है और वह भटक जाता है। अन्य लोग अपने दोस्त को बचाने के लिए अधिक ऑक्सीजन टैंक लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक अराजक और हास्यास्पद पीछा होता है। उथल पुथल के बीच बच्चे एक दूसरे को पकड़कर एक अस्थायी मानव श्रृंखला बनाते हैं, जिससे चंद्रमा की सतह पर वापस आने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान प्राप्त होता है। हालांकि जोखिम भरे साहसिक कार्य में उनकी ऑक्सीजन आपूर्ति की काफी मात्रा खर्च हो जाती है, लेकिन वे सुरक्षित लेकिन क्षीण होकर उभर आते हैं। अपने घटते संसाधनों का सामना करते हुए वे अगले कदम पर विचार करते हैं। काले बेग जोखिम भरा समाधान सुझाते हैं। उन्हें चंद्रमा के प्रारंभिक निपटान दिनों से एक पुरानी चौकी पर अतिरिक्त ऑक्सीजन मिल सकती है। बार्नी ने चौकी पर भूतों के मंडराने के बारे में अपने भाई से कहानियां सुनाते हुए जोरदार ढंग से आपत्ति जताई। इससे बोर्नी और डायलन के बीच अपमान और मुक्कों का गर्म आदान प्रदान शुरू हो जाता है। मार्कस बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन हाथापाई में फंस जाता है। उथल पुथल के बीच कालेब ने अपनी आवाज उठाई और उन्हें अपने आखिरी क्षणों को एक साथ संजोने के महत्व की याद दिलाई। उसके शब्दों से प्रभावित होकर लड़के सुलह कर लेते हैं और ईमानदारी से माफी मांगते हैं। जैसे ही वे चौकी के पास पहुंचते हैं, वे पाते हैं कि इसका आंतरिक भाग पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है, जो एक अशुभ मुठभेड़ के लिए मंच तैयार कर रहा है। रहस्यमय संरचना की खोज जारी रखते हुए बच्चे गलियारे में आगे बढ़ते हैं और मानव जैसी आकृतियों को देखकर चौंक जाते हैं। उनका शुरुआती झटका घबराई हुई हंसी में बदल जाता है जब उन्हें एहसास होता है कि वे पुतलों से घिरे हुए हैं। एडिसन ने बड़ी चतुराई से देखा कि यह कोई चौकी नहीं है, बल्कि भविष्य में उपनिवेशीकरण के लिए एक प्रोटोटाइप चंद्र घर है। जैसे ही वे इस अच्छी तरह से डिजाइन किए गए चंद्र निवास का पता लगाते हैं, डायलन अपने पिता की कहानी एडिसन के साथ साझा करते हैं और बोर्नी की पिछली टिप्पणियों को समझाते हैं। कालेब को एक पुतले का सामना करने पर अपने पिता की दिवंगत मां के बारे में मार्मिक कहानियां याद आती हैं। बच्चे इस आश्रय में एक आरामदायक रात बिताने का विकल्प चुनते हुए भंडारण में ऑक्सीजन टैंक और प्रचुर मात्रा में भोजन की खोज करते हैं। एक हार्दिक दावत के बाद समूह में आग लग जाती है और एडिसन उन्हें पृथ्वी की समृद्ध संस्कृतियों, विश्वास प्रणालियों और अपने माता पिता के तलाक सहित अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में कहानियों से रूबरू कराता है। पुरानी यादों के संकेत के साथ वो बताती है कि उसकी माँ और भाई ओमेगा की लंबी क्रायोस्लीप यात्रा पर निकल पड़े हैं, जिसका अर्थ है कि एडिसन का अपने भाई बहन से संपर्क टूट गया है।
अचानक बोर्नी द्वारा दबाए गए एक रहस्यमय बटन से घर में संगीत बजने लगता है, जिससे बच्चों को पता चलता है कि घर एक केंद्रीय कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होता है। उपनिवेशीकरण की कीमत पर कला और संगीत जैसे जीवन के ऐसे खूबसूरत पहलुओं को त्यागने की अंतर्निहित अनुचितता कालेब को धार्मिक क्रोध से भर देती है। बच्चे अपनी निराशा घर पर प्रकट करने का निर्णय लेते हैं, जिससे कोई भी वस्तु छूट न जाए। वे अराजकता के हर क्षण का आनंद लेते हुए बेलगाम विनाश में लिप्त रहते हैं। रात के दौरान एडिसन और कालेब के बीच शांत बातचीत होती है। कालेब ने डायलन के लिए अपनी चिंता व्यक्त की और एडिसन से उसके जाने के बाद उसके लिए वहां रहने, उसे आवश्यक सहायता और मित्रता प्रदान करने के लिए कहा। अगले दिन रोवर में गाड़ी चलाते वक्त उनकी बैटरी खत्म हो जाती है। जैसे ही लड़के अपने अगले कदम के बारे में बहस करते हैं, एडिसन एक संकट संकेत भेजता है, यह महसूस करते हुए कि लॉकडाउन हटने तक बचाव दल उन तक नहीं पहुंच सकता है। इस निर्णय से उन्हें समय मिलता है। वे रहस्यमय गड्ढे तक पैदल ही जाना जारी रखते हैं और बाद में बचाव के लिए लौटते हैं। अपने सूट पहने हुए वे गहरी सोच में डूबे विशाल गड्ढे की ओर बढ़ते हैं। कालेब को अपने पिता की इच्छा याद आती है कि वह किसी दिन क्रेटर पर जाए। जैसे जैसे वे खाई में झांकते हैं, अजीब खंभों से घिरी एक चमकदार संरचना दिखाई देती है। उनकी प्रत्याशा बढ़ जाती है। एक स्तंभ पर शिलालेख है, अतीत कभी दूर नहीं होता। वे रहस्यमय तरीके से फर्श पर खुलने वाले दरवाजे की ओर आकर्षित होते हैं, जो उन्हें आगे की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो सांस लेने योग्य हवा वाले गलियारे की ओर जाता है। अपनी यात्रा जारी रखते हुए बच्चे एक अजीब कमरे में प्रवेश करते हैं, जहां काले घेरे में सिर्फ एक नकली पेड़ है, जिस पर उनके द्वारा छोड़े गए आकाश के बारे में एक वाक्यांश अंकित है। एडिसन कमरे के डिजाइन को पहचानता है, एक छिपे हुए पैनल की खोज करता है और एक बटन दबाता है। कमरे को शानदार सफेद रोशनी से नहाता है और उन्हें पृथ्वी पर ले जाता है। पहली बार वे चमकीले नीले आकाश के साथ प्रकृति की मनमोहक सुंदरता का अनुभव करते हैं। हालांकि उन्हें एहसास होता है कि यह एक होलोग्राम है, लेकिन यह अनुभव बहुत मार्मिक है। कालेब को फर्श पर एक सितारा मिलता है, जिसमें एक छोटा कैप्सूल दिखाई देता है, जिसमें उसकी माँ की राख और उसके माता पिता की एक पोषित तस्वीर होती है। इस खोज से उसके पिता के असली इरादे का पता चलता है। अभिभूत कालेब चंद्रमा को नहीं छोड़ना चाहता, जिसे वो अपना असली घर मानता है। डायलन ने धीरे से उसे याद दिलाया कि कई लोग ओमेगा में बेहतर जीवन के लिए चंद्रमा से भागने का सपना देखते हैं और उसे वो अवसर नहीं गंवाना चाहिए जो उसके पिता उसके लिए चाहते थे। जब वे बाहर थे तो अचानक मार्कस बीमार पड़ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण में बदलाव का असर उनके रक्तचाप पर पड़ा है। समूह मार्कस को उसकी दवा लेने के लिए इमारत छोड़ने में सहायता करता है। हालांकि संरचना से बाहर निकलने पर उन्हें एक अप्रत्याशित दृश्य का सामना करना पड़ता है। उल्कापात अंततः शुरू हो गया है। बोर्नी डर से घिर जाता है, लेकिन कालेब उसे प्रोत्साहन के शब्द देता है। समूह को उल्काओं की बारिश के बीच दौड़ने, मार्कस को ले जाने और गिरते हुए आकाशीय पिंडों को कुशलता से चकमा देने के लिए प्रेरित करता है। अद्भुत चपलता के साथ लड़के कुछ ही मिनटों में रोवर तक पहुंच जाते हैं। अफसोस की बात है कि एक उल्का खतरनाक रूप से एडिसन के करीब गिर गया, जिससे वो लड़खड़ा गई। वो सुरक्षा के लिए तुरंत एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप जाती है। उल्कापात के दौरान एडिसन के लापता होने के बारे में चिंतित बोर्नी रोवर में मार्कस के साथ रहता है, जबकि कालेब और डायलन एडिसन को बचाने का फैसला करते हैं। एक उल्कापिंड डायलन पर हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। सौभाग्य से उनके सूट में डायलन के हेलमेट की दरारों को सील करने के लिए एक मरम्मत बंदूक है। वे रोवर की ओर एक खतरनाक यात्रा करते हैं, जिसमें उल्काएं खतरनाक रूप से करीब गिरती हैं। एडिसन कालेब को डायलन को ले जाने में मदद करता है। जब वे रोवर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खिड़की टूटी हुई है। सीमित ऑक्सीजन के साथ वे उल्कापात के बीच आशा खो देते हैं। कुछ मिनटों के बाद डायलन जाग जाता है और वह और कालेब होश खोने की उम्मीद में स्थिति से समझौता कर लेते हैं। जैसे ही कालेब ने अपनी आंखें बंद की, उन्हें विश्वास हो गया कि वे लोगों के आने की धीमी आवाज सुन सकते हैं। कुछ समय बाद कालेब को होश आता है, लेकिन उसे दिल दहला देने वाले एहसास का सामना करना पड़ता है कि उसे अपने दोस्तों को विदाई देने का अवसर दिए बिना ओमेगा ले जाया गया है। अपने सामान के बीच उसे अपने माता पिता और एडिसन के बॉबलहेड की पोषित तस्वीर मिलती है। एक नर्स उसके लिए एक डिजिटल प्लेयर लाती है, जिसमें पिछले 75 वर्षों में उसके दोस्तों द्वारा भेजे गए संदेशों का संग्रह होता है। इन हार्दिक संदेशों के माध्यम से कालेब को उनके उल्लेखनीय जीवन के बारे में पता चलता है।
मार्कस ने एक बेसबॉल टीम की शुरुआत की है और एडिसन ने एक अभियान का नेतृत्व किया जिसने खनिकों के अनुबंधों में सुधार किया, जिससे अंततः बोर्नी मुख्य प्रशासक बन गया। डायलन और एडिसन को प्यार हो गया, शादी हुई और उनके बच्चे और यहाँ तक कि पोते पोतियां भी हुईं। कालेब उदास है और अपने दोस्तों की आवाज को सुनकर संतुष्ट भी है क्योंकि वे उसके बिना दुनिया में परिपक्व हो रहे हैं। कालेब ओमेगा पर एक नए जीवन की शुरुआत करता है, जहां उसे तुरंत एक देखभाल करने वाले पालक परिवार द्वारा अपनाया जाता है जो उसे उज्जवल भविष्य का अवसर प्रदान करता है। हालांकि परिवर्तन में कुछ समय लगता है, कालेब अंततः आगे बढ़ना सीखता है और नई दोस्ती बनाता है। एक बार जब वह तैयार महसूस करता है तो वह एडिसन के भाई का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। उसे ढूंढने पर वो उसे पोषित बॉबलहेड भेंट करता है और रिकॉर्ड किए गए संदेशों को साझा करता है, उस अविस्मरणीय साहसिक कार्य को याद करता है जो उन्होंने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन चंद्रमा पर एक साथ अनुभव किया था।